इसकी क्या जमानत का लड़की तुम्हारे हवाले करने के बाद मुझे जिंदा छोड़ दिया जाएगा? परमा एकदम घबराते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। जमशेद अली इस्तज़ाई निगाह परमा पर डालकर बोला, इसकी खूबसूरती तुम्हें बहका न दे। ऐसी परियों की झुरमुट तुम्हारे मुंतजिर हैं, बल्कि इसके साथ भी जो मर्जी आए कर सकते हो। हफ्ता 2 हफ्ते महीना जब तक दिल न भरे ये तुम्हारे हवाले रहेगी। जब दिल भर जाए तो तब हमारे हवाले कर देना। मैंने कोई और सवाल किया था। जुर्म की दुनिया में जुबान ही की जमानत चलती है। तुम एक बहादुर और बासलाहियत जवान हो और ऐसे अफराद को मनोज जोशी साया नहीं किया करता। मुँह मांगी रकम के अलावा तुम्हें बेहतरीन नौकरी भी मिल सकती है। यकीन मानो अय्याशी की जिंदगी गुजारोगे और दुनिया ही में जन्नत का मज़ा लूटोगे। तुम मुसलमान हो। अगर मनोज जोशी के बजाय अपना तारुफ बतौर इंस्पेक्टर करवाते हो तो जिंदा बचाते कि किसी सरकारी आदमी को गोली मारना मुझे मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि वो सरकारी अकामात के ताबे और देश वफादारी की वजह से मेरे खिलाफ होता है। ऐसे लोगों को मैं हक बजानिश समझता हूँ और दुश्मनी के बावजूद इनकी रायत रखता हूँ। अलबत्ता मनोज जोशी के आदमी किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। यह कहते ही मैंने पिस्तौल सीधा किया। क्या बेवकूफ़ी कर। उसने हाथ उठाकर मुझे समझाने की कोशिश की, मगर बेशऊर कोहली ने उसे बात पूरी नहीं करने दी थी। धड़ाम से नीचे गिरकर वो एड़ियां रगड़ने लगा। इसका साथी कि क्या, प्लीज मेरा ताल्लुक पुलिस से है, आप मेरा। अगली गोली ने उसे भी जमशेद अली के पास पहुंचा दिया था। राजे कहते हुए परमा फरते जज्बात से भागकर मेरे करीब आई, मगर इससे पहले कि मुझसे लिपटने में कामयाब होती मैंने हाथ बढ़ाकर उसे दूर ही से रोक दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं, रुखाई से कहते हुए मैं जमशेद अली और उसके साथी की तलाशी लेने लगा। इनकी नकदी कब्जे में करके मैंने जमशेद अली के पिस्तौल की मैगजीन पर कब्जा जमा लिया कि उसके पास 9mm पिस्तौल था और इसकी गोलियां गलाक में काम आ सकती थी। परमा का चेहरा खिफत से सुर्ख हो गया था। ऐसी नवाबजादी जो बजाओ में खुद हुस्न का शाहकार हो, रख रखाव वाली हो और माली लिहाज से भी तगड़ी हो, उसे किसी मर्द का धुतकारना कितना खफीफ शर्मिंदा कर सकता है, इसका अंदाजा करना इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन उसने सोचा होगा कि उसके इल्तफात पर मैं खिल उठूंगा, मगर बेवकूफ़ मेरी पलवैशी और रोमा की अहमियत से नावाकिफ थी। बहरहाल मेरे लिए उसका रूठना, मानना, खफा होना, नाराज होना किसी अहमियत का हामिल नहीं था। चलो, बैग कंधे पर लाद कर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलते मुझे खाने की ट्राली धकेलता हुआ बहरा नजर आ गया। वो एक दरवाजे के सामने पहुंच गया था। उसकी घंटी बजाने से पहले मैं झपट कर करीब हुआ। सुनो। जी सर। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या चाहिए, गोली या नोट? मैंने बाएं हाथ में 2000 का नोट पकड़कर पिस्तौल उसकी आंखों के सामने लहराया। वकला, भगवान के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैं मर्दमशुमारी करने नहीं आया। पूछा नोट चाहिए या गोली? आप कहते हो तो नोट ले लेता हूँ। उसने झिझकते हुए पैसों की तरफ हाथ बढ़ाया। शाबाश, तारीफी अंदाज में कहते हुए मैं मतलब पर आया। अब जल्दी से होटल के अकबी रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई कर दो, सबसे आखिरी कमरा। उसने बताने को लब हिलाए। मैं कताए कलामी करता हुआ बोला, महाराज आगे हो जाओ। जी जी जी। सुराज से कहते हुए वो तेज कदमों से आगे हो लिया। गैलरी दाएं तरफ मुड़ी। उसका इख्तिताम अकबी जानिब लोहे की सीढ़ियों के पास हुआ था। नीचे झांककर अपना इत्मीनान करते हुए मैं बैरे का मुखातिब हुआ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि इस मुलाकात का जिक्र किसी से न करना, वरना पुलिस के लित्तर खाने के साथ इन 2000 रुपयों से भी हाथ धो बैठोगे। वो जल्दी से बोला, ऐसा ही करूंगा महाराज, जो मर्जी आए करो, मेरा काम मशवरा देना था। बेपरवाही से कहते हुए मैं नीचे उतरने लगा। परमा ने भी मेरी तकलीद की थी। नीचे पहुंचकर मैं 6 फुट की दीवार के करीब हुआ, जिसे अबूर करके हम होटल से बाहर होते। ऊपर चढ़ो। मैंने सहारा देने को उसके बाजू से उसे पकड़ना चाहा। हमें छुए मत, वो तेज से भरी हुई थी। जल्दी करो, दीवार अबूर करना है। जलाते हुए कहकर मैंने दीवार के सिरे पर हाथ टेके और उछलकर ऊपर हो गया। वो भी दीवार के सिरे को पकड़कर ऊपर होने की कोशिश करने लगी, मगर उसके बाजू में इतनी ताकत नहीं थी कि इनके सहारे ऊपर उठ सकती। लम्हा भर की कोशिश के बाद वो हादसा हुई। हमसे नहीं चढ़ा जा रहा। मतोन किए बगैर मैंने हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचा और एक झटके से दूसरी समत नीचे उतार दिया। इसके मुंह से डर कर हाय निकला था। जो ही कदम जमीन से टकराए मैं उसका हाथ छोड़कर नीचे कूदा और आगे बढ़ गया। अंधेरा फैल चुका था और दिखाव में कमी आना हमारे लिए ज्यादा मुफीद था। थोड़ी सी तगदो के बाद हमें टैक्सी मिल गई थी। टैक्सी सीट संभालती मैंने कहा, रेलवे स्टेशन। उसने अस्बात में सर हिलाते हुए टैक्सी वापस मोड़ ली। बोईसर का शहर हमारे लिए चूहेदान बनने वाला था और उससे पहले वहां से निकलना जरूरी था। मेरा अंदाजा था कि हमारे मशकूक खुलियों की इतला इस्तकबालियन ने होटल मैनेजर को दी होगी और उसने पुलिस को बुलाने में देर नहीं की होगी। आगे से हड हराम इंस्पेक्टर ने सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की ताकि इनाम की खातिर रकम सिर्फ उसी के हाथ आए। यह मेरा अंदाजा था। मुमकिन था इंस्पेक्टर जमशेद के और साथी भी हमसे वाकिफ होते और यह तो तय था कि जल्द ही जमशेद और उसके साथी की लाश तक होटल वालों की रसाई हो जाना थी और उसके बाद हमारी तलाश में शिद्दत आ जाती। पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल कोई छोटा मामला नहीं था। स्टेशन पर उतरकर रेलगाड़ी का पता किया।
तो अब तक गाड़ी आने में 3 घंटे रहते थे और इतनी देर स्टेशन पर गुजारना मुमकिन न था। हमारी तलाश में सबसे पहले बस अड्डों और रेल स्टेशन ही पर छापा पड़ना था, बल्कि बस का मुकाबल रेलगाड़ी ज्यादा मशकूक थी। बस अड्डा चंद 100 मीटर ही दूर था। मैं वापस मुड़ गया। परमा मेरे पीछे हो ली। खामोशी उसकी खफगी का मजहर थी, मगर मेरे नज़दीक उसकी नाराज़ी इतनी अहमियत की हामिल नहीं थी कि मनाने की ज़रूरत महसूस करता। मेरी जिम्मेदारी उसकी हिफाजत और खैरियत से पाकिस्तान ले जाने की थी, ना कि उसकी नाज बर्दारी और लाट उठाने की। बस की रवानगी में भी 1.25 घंटे का वक्त पड़ा था। हर घंटा बाद बस निकलती थी और हम 15 मिनट लेट थे। मुझे किसी जगह टिक कर बैठना गवारा न था। एक लोकल बस कंडक्टर तारापुर और वान गांव की आवाज़ें लगा रहा था। मैंने हाथ के इशारे से परमा को उस तरफ बढ़ने को कहा। वो बेजुबान जानवर की तरह मेरे पीछे चल पड़ी। शायद इस रूट की वो आखिरी बस थी, तभी काफी रश था और कोई सीट खाली नहीं थी। एक बार तो मेरा नीचे उतरने को जी चाहा, मगर फिर हिफाजती नुक्ता नजर से बस का बेहतर होना मुझे वहीं टिकने पर मजबूर कर गया। परमा का वास्ता पहली बार किसी अवामी सवारी से पड़ा था। तभी कोई सीट खाली ना पाकर वो सवालिया नजरों से मुझे घूरने लगी। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाकर छत से मुंसलिक लोहे के पाइप को पकड़ लिया था। होंठ भींचते हुए उसने नजरें चुका ली। 2-3 मिनट बाद बस सचकोला खाकर आगे बढ़ गई। गली में 9-10 सवारियां ही खड़ी थीं। इनमें परमा समेत 3 औरतें थीं। कंडक्टर हर सीट के पास जाकर किराया वसूलने लगा। मेरी नजर उसी पर थी। लोगों के किराए की अदाई से मुझे मालूम हुआ कि बस ने तारापुर से गुजरकर वान गांव जाना था और वान आखिरी स्टॉप था। मैंने भी 2 सवारियां वान गांव कहते हुए दरमियानी मालियत का नोट कंडक्टर की तरफ बढ़ा दिया था। बकी रकम मेरे हाथ पर रखकर वो आगे बढ़ गया। ड्राइवर ने पुरशोर आवाज में इंडियन गाने लगाए हुए थे। मौसीकी को इंसान की आवाज पर काबू पाने का मलका हासिल है। खूबसूरत साज इंसान के जज्बात में हलचल मचा देते हैं और यकीनन यही वजह है कि दीन फितरत में साज बाजे से दूरी का हुक्म दिया गया है। मैं इन बोलों में खोकर अपनी मनमोहनी दुल्हन के पास पहुंच गया था। वह हंस रही थी, खिलखिला रही थी, मुझसे अटकलियां कर रही थी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थीं ताकि उसे अच्छी तरह देख सकूं। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुका ली देख ली। 3-4 किलोमीटर चले होंगे कि अचानक परमा मुझे टकराई और साथ चिपक कर खड़ी होगी। बस को कोई झटका भी नहीं लगा था कि उसके टकराने की तोजीह की जा सकती। न वो ऐसा मकाम था कि उसे मुआज़रत की सूझती या अपने किसी पुराने फेल पर नदामत की जरूरत पेश आती। मैंने हैरानी और बरहमी की मिलीजुली कैफियत से उसे घूरा, मगर वो ज़ेर लब बुड़बुड़ाते हुए पीछे देख रही थी। तभी मेरी नज़र ने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया। उसके अकब में बड़ी बड़ी मूंछों वाला करिहा शक्ल का एक मोटा ताज़ा जवान खड़ा था। उसकी खबासत भरी नजरें परमा के वजूद पर गड़ी थी। एक लहजे के 1000वें हिस्से में मैं बात की तह तक पहुंच गया था। वो पहले परमा से काफी दूर खड़ा था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ उसके करीब पहुंच गया था। मेरी आंखें बंद थीं, तभी ध्यान नहीं दे सका था और इसे परमा को नारवा अंदाज में छूकर गलाजत उगलने का मौका मिल गया था। अफसोस का मकाम यह है कि सिन्फ नाजुक को ऐसे वाकयात से आए रोज वास्ता रहता है। रश में भीड़ के मकामात पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इंसानी शक्ल में छुपे भेड़िए इस हरकत का इर्तिकाब करते रहते हैं। औरत फितरती शर्मो हया के बायस खामोश रहती है। अगर कुछ बोल भी दे तो ढटाई से कई जवाज उगल दिए जाते हैं। परमा बेचारी भी बेबस से हवाजादी ही थी। मैंने एकदम परमा को बाजू से पकड़कर घुमा कर अपनी दूसरी जानिब खड़ा कर दिया था। करिहा शक्ल मोटे के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। ताव दिलाने वाले अंदाज में उसने मूंछों पर हाथ फेरा, लेकिन वह ऐसा ना भी करता तब भी मैं उसका उधार चुकाने का फैसला कर चुका था। कंधों से बैग उतार कर मैं परमा को मुखातिब हुआ। बैग को पकड़ो और फिर पीछे घूमते हुए बरकी कोंदे की तरह मेरा दाहिना हाथ घूमा। जबड़े पर लगने वाले भरपूर मुक्के ने उसे खून थूकने पर मजबूर कर दिया था। तेरी तो उसने मुगलजात उगलने को होंठ खोलने चाहे, मगर अगला वार बहुत कारी था। मैंने एकदम उसकी टांगों के दरमियान घुटना उठा दिया था। ऊक की दर्दनाक आवाज से वो झुका। मैं दूसरी बार घुटना उठाया और ठोड़ी पर लगने वाली जबरदस्त जरब से वो चारों शाने चित्त हो गया था। दाएं बाएं सीटों पर बैठे लोगों को जब तक इदराक होता वो इंटा गफील हो चुका था। क्या हुआ, खैरियत तो है, लड़ो मत जैसी कई आवाजें बुलंद हुई थी। बस में खड़ी एक औरत नफरत भर लहजे बोली, बहुत अच्छा हुआ है। यकीमिना इसकी बीवी को छेड़ रहा था। ऐसे कुत्ते बेचारी औरतों का जीना 2 बार कर देते हैं। 1-2 आदमी उसे संभालने लगे। ड्राइवर ने बस रोक दी थी। लम्हा भर भांत भांत की आवाजें उभरी। मजरूब सर झटकता उठ बैठा। उसके नाक और होंठों से खून बह रहा था। तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उठते ही उसने घुर्राते हुए थमकी थी। मैंने बगैर कुछ कहे उसकी तरफ कदम बढ़ाए, तभी 2-3 आदमियों ने दरमियान में आकर रुकावट डाल दी थी। मैंने ऐलान किया, अगले स्टॉप तक अगर तू बस में रहा तो मां कसम बस से तेरी लाश ही उतरेगी, देख लूंगा तुझे। उसीलिए अंदाज में कहते हुए सुरमा पीछे को खिसका और बस के रवाना होने से पहले वो नीचे उतर चुका था। लोगों के चेहरे पर तबस्सुम आ गया था। 2 लड़कों ने अपनी सीट खाली करते हुए अकीदत से मुझे दावत दी, भैया आप बेगम के साथ यहाँ आ जाएं। खुश दिली से उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैंने परमा को बैठने का इशारा किया। वो अजीब नजरों से मुझे घूर रही थी।
मेरी दावत पर उसके होंठों पर खफीफ सा तबस्सुम उभरा जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सका था। उसके सीट संभालते ही मैं भी बैठ गया था। बस चल पड़ी। ड्राइवर ने दोबारा गाने चला दिए थे। गुलकारा की जादू भरी आवाज गूंज लगी। ये कैसा सफर है, ये कैसी है राहें कि मंजिल की मुझको खबर ही नहीं है। ढूंढूं कहां मैं सकूं अपने दिल का, इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। फिर किसी दर्द ने मुझे क्या बेकरार किया है। हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। परमा मुझसे जुड़कर बैठी थी और फिर उसका हाथ धीरे से रेंगता हुआ मेरे हाथ की पुष्ट पर आ गया। मुझे हैरत का झटका लगा था। चेहरा घुमा कर देखा, उसके लबों पर खूबसूरत तबस्सुम खिल रहा था। सॉरी, हमने बहुत गलत अल्फाज कहे थे, लेकिन हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। हम तो बस मजाक कर रहे थे। पहले भी तो कई बार इससे मिलते जुलते अंदाज में आपको छेड़ चुके हैं। प्लीज माफ कर देना। गहरा सांस लेते हुए मैं जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। मूड आपने बनाया हुआ है और खफा मैं हूं। उसने मुंह बसोरा, क्योंकि आपने हमारे जरा से मजाक पर हमारी इतनी तौहीन कर डाली। बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी मुलायम गिरफ्त से नरमी से हाथ छुड़ा कर मैं सामने देखने लगा था। खूबसूरत और पुरकशिश साज और सुरीली आवाजों के मिलाप से तश्कील पाने वाले गीत निस्वानी जज्बात पर कुछ ज्यादा ही असरअंदाज होते हैं, और परमा का मुझे सॉरी कहना इन्हीं जज्बात के मरहून मिन्नत था। तारापुर में बस थोड़ी देर रुकी। इस दौरान आधी सवारियां उतर गई थीं। मजीद 20-25 मिनट के सफर के बाद आखिरी स्टॉप पे आ गया था। वान गांव की आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी। सवारियां नीचे उतरते ही घरों का रुख करने लगी। मैं गोमगो की कैफियत में था कि वहीं किसी का जबरदस्ती मेहमान बनूं या सफर जारी रखना दुरुस्त होगा। परमा खामोशी से दाएं बाएं देख रही थी। बस के तेज हार ने मुझे सोचों से निकाला। जदीद साख्त की बस को देखते ही मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा था। इससे 1-2 सवारियां उतरी, तभी मैंने परमा का हाथ थाम कर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। कंडक्टर ने खाली सीट की तरफ रहनुमाई करके गोया हमें खुशामदीद कहा था। परमा को शीशे वाली जानिब बिठाकर मैं साथ वाली सीट संभाली। बस की हालत देखकर मुझे लगा वो लंबे रूट की बस है। हालांकि वो लोकल सड़क थी। मुंबई दिल्ली हाईवे हमारी शर्की जानिब तकरीबन 20 किलोमीटर दूर होगी। कंडक्टर करीब आया। जी बाबू। उसने टिकट बुक निकाली। मैं मुस्तफसर हुआ, ये कहाँ तक जाएगी? वो हंसा, अपना बताएं। ये तो बहुत आगे तक जाएगी। मैंने भी दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, हमने भी बहुत आगे तक जाना है दोस्त। उसने इंकिशाफ किया, अहमदनगर तक जाएंगे। मैंने हैरानी जाहिर की, लोकल सड़क पर? उसने नफी में सर हिलाया। अम्बोली तक लोकल सड़क है, आगे मुंबई दिल्ली हाईवे पर चढ़ जाएंगे। अस्बात में सर हिलाते हुए मैं किराया पूछने लगा। मतलूबा किराया अदा करके मैंने टिकट वसूल किए। बैग को कदमों में रखा कि डिग्गी में रखना नहीं चाहता था और बस के अंदर बने खानों में आ नहीं सकता था। जिस्म आराम तलब कर रहा था। दांतों की दुहाई भी जारी थी, मगर जब तक बस किसी होटल पर ना रुकती पेट भरने का नहीं सोचा जा सकता था। अलबत्ता कुशादा सीट पर आराम की ख्वाहिश को राम किया जा सकता था। परमा ने तो सीट संभालते ही आंखें बंद कर ली थी। मैंने भी उसकी तकलीद करना मुनासिब समझा। मेरी आंख बस रुकने पर खुली थी। कुछ समझने से पहले 2 पुलिस वाले अंदर आकर सवारियों को देखते हुए धीमे कदमों से गुजरने लगे। ज्यादातर सवारियों की आंखें बंद थीं। मैंने चेहरे पर मफलर दुरुस्त करके सीट पर सर टेका और पपोटों में हल्की सी झुर्री रखते हुए आंखें मूंद दी। पुलिस वाले बस की अकबी सीट तक सरसरी जायजा लेकर उतर गए। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया था। बस दोबारा चल पड़ी। परमा मेरे कंधे पर सर टेके गहरे सांस ले रही थी। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद आने से पहले बस दोबारा रुक गई थी। शीशे से बाहर झांकने पर पता चला वो होटल पर रुके थे। अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी। मैंने परमा को हिलाया। वो कसमसाते हुए उठ गई। क्या हुआ? अंगड़ाई को बाजू उठाते हुए उसने मुसक्नत से पूछा। मैंने कहा बस होटल पर रुकी है, कुछ खाने को जी कर रहा है तो आ जाओ। हमें भूख तो नहीं लगी, अलबत्ता खा लेते हैं। वो खड़ी हो गई थी। यकीनन दोपहर को घनपत राय की लाई बासी रोटियों और फिर चिप्स निमको वगैरह से उसका पेट भरा हुआ था। अलबत्ता मैंने 2-3 नवालों और बिस्किट के एक पैकेट के अलावा कुछ नहीं खाया था, जबकि भाग दौड़ कुछ ज्यादा ही कर ली थी। हम नीचे उतर आए। ठंडी हवा चल रही थी, जिसमें बारिश की नहायत बारीक बूंदें भी शामिल थी। हम कांप कर रह गए थे। वो कपकपा कर बोले, बहुत सर्दी हो गई है। मैंने कहा, बारिश और हवा ने काम खराब कर दिया। उसने बैतुल खुला की तलाश में नजरें घुमाई। हमें ताज़ा दम होना है। मैं एक बहरे से रहनुमाई लेकर उस तरफ बढ़ गया। ताज़ा दम होकर हमने पुरतकल्लुफ खाना खाया और चाय की 2-2 प्यालियां मेदे में उंडेली कि चाय की सख्त हाजत महसूस हो रही थी। सवारियां दोबारा बस में बैठने लगी। हम भी अंदर आ गए। लगता है इस स्वर्ग में आ गए हैं। खुशगवार हिद्दत को महसूस करते ही हथेलियां रगड़ते उसने तबसरा किया। मैं सीट संभालते हुए हंसा, क्या स्वर्ग पर यकीन रखती हो? वो इत्मीनान से बोली, हमारी नज़र में हर वो मौसम, माहौल और जगह जिससे बदन को राहत मिले स्वर्ग है। मैं शरारत से बोला, अच्छा, मैं तो समझा शायद अल्लाह पाक की जन्नत पर यकीन ले आई हो। हमें नींद आ रही है। मुझे तीखी नजरों से घूरते हुए उसने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं भी आंखें मीच कर अगला लाहे अमल सोचने लगा और उसके लिए सारे मामले का असर नो जायजा लेना जरूरी था। दुश्मन मेरे अगले कदम के बारे में जानते थे या नहीं, इस बारे सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था।
न जाने विघ्नेश शुक्ला मेरे और परमा के अकट को क्या नाम दे रहा था। मुमकिन था वो समय था मैं अंसारी साहब की वजह से परमा का साथ दे रहा हूँ। यह भी इम्कान था कि उसके पसे पर्दा उसे मोहब्बत वगैरह जैसी कोई बेवकूफ़ी नजर आती हो। ममता दीदी को मैं असलियत बता चुका था। करण चावला भी नावाकिफ नहीं लगता था, लेकिन करण चावला विघ्नेश शुक्ला को हकीकत बता चुका था या नहीं, इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता था। करण चावला जैसे लोग ऐसे राजों को त्रुप के पत्ते के तौर पर छुपा कर ही रखते हैं। जैसे राजपूत मुझे बता चुका था कि करण चावला के पास ऐसा मवाद मौजूद था जिससे वो शुक्ला को ब्लैकमेल कर सकता था। तब तो पता नहीं था, लेकिन अब मैं अंदाजा लगा सकता था कि इस मवाद में परमा की मां के कत्ल के बारे में भी तफसीलात मौजूद होना थी। पहले मैंने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर फरार होने की कोशिश की थी और अब मैं मुंबई दिल्ली हाईवे पर महवे सफर था। दुश्मनों के पास मेरा आखिरी सुराग वो इस शहर के होटल का था जहां मैं इंस्पेक्टर को कत्ल करके भागा था। वहां से आगे अपने ताई तो मैंने कोई सुराग नहीं छोड़ा था, लेकिन ढूंढने वाले भी कोई दकीका फरोख्त नहीं कर रहे थे। सोने पर सुहागा इनाम की खतीर रकम, परमा अंसारी का पुरकशिश और मासूम चेहरा और जज्बात में हलचल मचाने वाला खुशनुमा बदन था। विघ्नेश शुक्ला ने अपनी बेगुनाही साबित करने को भांजी की बेहुरमती और मौत तजवीज की थी, लेकिन सुनने वालों तक वो बात विघ्नेश शुक्ला के बजाय दूसरों के वास्ते से पहुंची थी और तलाश करने वालों को तरगीब देने को सारी बात किसने समझाना थी। बस मुख्तसरन बताया जाता कि दौलत भी है और साथ पुरकशिश राजकुमारी का शबाब भी है। दलील के तौर पर परमा की तस्वीर दिखा दी जाती। वो लड़की जिसे धीरेन्द्र शुक्ला की हयात में कोई नजर भर कर नहीं देख सकता था, अब उसे देखना क्या बरतने की भी इजाजत दे दी गई थी और इस कमीनगी में कामयाब होने वाले इनाम का हकदार अलहदा ठहरता था। अगर बनज़रे इंसाफ देखा जाता तो विघ्नेश शुक्ला ने अपने दामन को हल्की छींटों से बचाने को इस मुसीबत में गर्दन फंसाई थी। अगर वो बाप की मौत के बाद एहतियात वगैरह के चक्कर में पड़े बगैर परमा को कत्ल करवा देता तो नौबत यहां तक ना आती, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। उसकी एक बड़ी वजह मेरा अपने मिशन को राज रखना भी था। धीरेन्द्र शुक्ला, करण चावला और मेरे दूसरे दुश्मन यही समझते रहे कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूं और अपना असल काम पसे पुष्ट डाले दौरा ब्राउन के इश्क में मुब्तला होकर उसके साथ मिल गया हूं। इस सोच को तकवीयत डॉक्टर सुजाता की बेवकूफ़ी ने भी दी कि उसकी गलती की वजह से परमा को कैद से फरार का मौका मिला, जिससे धीरेन्द्र शुक्ला और दूसरों ने यह समझा कि उसे हमने अपना मकसद पूरा करने के बाद आज़ाद किया है। धीरेन्द्र शुक्ला के ताईं हमारा मकसद दौलत का हासिल था। उसकी मौत के बाद विघ्नेश शुक्ला पर यह इंकशाफ हुआ कि हम दौलत के साथ धीरेन्द्र शुक्ला की मौत के भी ख्वाह थे, मगर अंसारी साहब की ज़ात तक इसे फिर भी रसाई न हुई। तभी उसने एक तीर से दो शिकार करने का सोचा और परमा का कांटा निकालने के साथ बाप के कातिल यानी मुझे भी अंजाम को पहुंचाना चाहा। लेकिन इस बेवकूफ़ को यह मालूम ना था कि उसकी वजह से मेरा काम आसान हुआ था। दौलत और जायदाद भी इंसान को जिल्लत की गहराइयों में गिरा देती है। धीरेन्द्र शुक्ला के गुमान में भी नहीं होगा कि अपने नवासी के नाम इतनी ज्यादा दौलत और जायदाद करके वो इसकी दर्दनाक मौत का इंतजाम कर रहा है। अलबत्ता परमा की खुशबख्ती थी कि उसके बाप का मुकर्रर किया बंदा यानी खाकसार उसकी मदद को मौजूद था और अल्लाह पाक ने मेरी कोशिश को कामयाबी से हमकिनार किया था कि मैंने न सिर्फ परमा को हासिल कर लिया था बल्कि उसे अपने हमनवा भी बना लिया था। अगर उसके सामने मैं शुक्ला का जुर्म साबित न कर सकता तो उसे कभी साथ चलने पर आमादा नहीं कर सकता था। यूं मुझे दोहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। बस तेज रफ्तारी से महज सफर थी और उससे कई गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से ख्यालात मेरे दिमाग में चकरा रहे थे। परमा सो गई थी, उसका सर धीरे धीरे सरकता हुआ मेरे कंधों पर आन टिका था। बाहर के मौसम की वजह से बस के अंदर की हिद्दत कुछ ज्यादा ही खुशगवार महसूस हो रही थी। मेरे अंदाजे में हम महाराष्ट्र रियासत से गुजरात में दाखिल हो गए थे। जैसे पाकिस्तान में सूबे कहा जाता है, इंडिया में रियासतें पुकारी जाती हैं। इंडिया की 28 रियासतें हैं। मुंबई रियासत महाराष्ट्र का दारुल खिलाफा है और गुजरात का दारुल खिलाफा गालिबन गांधीनगर है। अचानक बस की रफ्तार कम हुई और हल्के से चकोले के साथ बस रुकी। मैंने खिड़की का पर्दा हटा कर देखा। पुलिस चेक पोस्ट को देखते ही मैं चौकन्ना हो गया था। बस का दरवाजा खुदकार अंदाज में खुला। दो जवान, जिनमें एक वर्दी वाला और दूसरा सादा कपड़ों में मलबूस था, अंदर दाखिल हुए। ड्राइवर ने तेज बत्तियां रोशन कर दी थी। मैंने चेहरे पर मफलर दुरुस्त करके सीट से सर टेका और अधखुली आंखों से उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ नजर आया। पहली सीट ही से वो लोगों की शनाख्ती कार्ड देखने लगे। एक दो को उठाकर उनकी तलाशी भी ली। मैं शशोपंज में पड़ गया था कि क्या करूं, भागने की कोशिश या चुप साध कर नसीब आजमाऊं। परमा ने हल्के से बुड़बुड़ाकर करवट बदलने की कोशिश की और कसमसाकर आंखें खोलती। मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अपना सर मेरे कंधे पर देख कर वो झिझक कर सीधी हो गई थी। सॉरी, हमें नींद में ख्याल ही नहीं रहा था, उसने नदामत जाहिर की। मैंने सरगोशी की, आंखें बंद करके दोबारा लेट जाओ, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। सुराग से टेक लगाते उसने आंखें मूंद ली। उसकी तेजी पर मेरे होंठ हंसने के अंदाज में खुल गए थे। हमसे 2 सीटें छोड़कर एक नौजवान जोड़ा बैठा था। पुलिस वाले ने शनाख्ती कार्ड देखने के साथ लड़के की तलाशी भी ली थी। मैं ज़हनी तौर पर हर किस्म की सूरत हाल से निमटने को तैयार हो गया था। अलबत्ता आखिर तक मेरी कोशिश यही थी कि वो मुसीबत
खुशरूबी से बगैर किसी नुकसान के टल जाए, क्योंकि मौसम की जो सूरत हाल थी, ऐसे में बस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। खासकर परमा की हालत पर तरस आ रहा था कि बेचारी थोड़े आराम के बाद भी जोखिम में पड़ जाती, मगर मेरी खामोश मनाजातें काम नहीं आई थी। करीब आकर पुलिस वाले ने शनाख्ती कार्ड मांगा। शनाख्ती कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए अचानक मुझे याद आया कि होटल के इस्तकबालिया पर भी मैंने यही शनाख्ती कार्ड दिखाया था और इस्तकबालिया ने मेरा नाम पता दर्ज किया था। अगर मेरा शनाख्ती नाम यानी अनूप मिश्रा आगे बताया जा चुका था तो जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। लहजे के 10वें हिस्से में इस ख्याल ने मेरे दिमाग पर दस्तक थी और उसकी तस्दीक राइफल की ठंडी नाल ने कर दी थी। शनाख्ती कार्ड पर सरसरी नजर दुराती पुलिस वाले ने क्लाशनकोफ की नाल मेरी गर्दन से लगा दी थी। हाथ ऊपर वो दमंग लहजे में बोला। सिविल लिबास वाले ने भी मुझ पर पिस्तौल तान दिया था। खैर तो है महाराज, मैंने मोहलत के असूल को लब खोले।